नमस्कार, स्वागत, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। सेना में भर्ती के लिए 2 सालों से इंतजार कर रहे युवाओं का धैर्य अब अग्नि परीक्षा दे रहा है। आधे हिंदुस्तान में ट्रेनों में आगजनी, तोड़फोड़ और भाजपा नेताओं के घरों और दफ्तरों पर भी आक्रमण गंभीर चिंता पैदा कर रहा है। मीडिया और समाज का एक वर्ग यह सवाल भी उठा रहा है कि आखिर आगजनी करने वाले ये युवा क्या सेना में भर्ती होने के लायक हैं, क्या अग्निवीर बनने के लायक हैं? इस बवाल के पीछे क्या कोई बड़ी साजिश है या फिर पेट की आग से उपजा आक्रोश? अग्निपथ की अग्नि परीक्षा मंथन आज इसी पर। हमारी फिर भी जिंदा है। भारत सरकार के फैसले पर हम शर्मिंदा हैं। अग्निपथ पर आधा हिंदुस्तान। आज हम ये क्यों कह रहे हैं? पूरे देश में इस जो अग्निपथ योजना है सेना को लेकर पूरे देश से प्रतिक्रिया है और आधा हिंदुस्तान तो एक तरीके से आगजनी, पथराव, तोड़फोड़, लूटमार से प्रभावित है। उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब के कुछ हिस्से, एक बहुत बड़ा, और बिहार तो एक तरीके से जल रहा है। इसमें कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि बिहार अग्निपथ की आग में जल रहा है। अब ये हम बहुत कठोर शब्द प्रयोग कर रहे हैं। ये योजना बहुत अच्छी थी, इसका इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छा होना था, लेकिन ये जो युवा हैं, पता नहीं इस योजना के प्रति इनमें विश्वास क्यों नहीं पैदा हो पाया। 10 राज्यों में कम से कम जो 10 तेलंगाना को छोड़कर जो 10 हिंदी हार्टलैंड के राज्य हैं, वहां जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है और ट्रेनों में आग लगा दी गई है। बिहार के चाहे वो लखीसराय हो, चाहे दानापुर हो, इस जो तमाम हैं, दानापुर, आरा, सुपौल, लखीसराय, गया, सासाराम, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, इस तमाम ऐसी ट्रेनों में आग लगा दी गई है। 200 से ज़्यादा ट्रेनें प्रभावित हैं। 35 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। बहुत सारी ट्रेनों के रास्ते बदल दिए गए हैं। कुल मिलाकर ये जो दृश्य है बहुत डरावना और बड़ा भयानक दृश्य है। और इसमें जिस तरीके से आगजनी, तोड़फोड़, कई जगह हमने देखा कि बसों में तोड़फोड़ की गई। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बसों में तोड़फोड़ की गई। कहीं तो टोल प्लाजा तोड़ दिया गया, कहीं यमुना एक्सप्रेसवे, जो दिल्ली से यूपी को जोड़ने वाला जो यमुना एक्सप्रेसवे है, वो बहुत देर तक, 3-4 घंटे तक बंद रखा गया। हरियाणा के टप्पल में बहुत पथराव हुआ, बसें तोड़ी गईं। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में भी इस तरह की घटनाएं हुई। लेकिन सबसे ज़्यादा जो भयानक स्थिति है, जो बहुत भयंकर स्थिति कह सकते हैं, वो बिहार में है। बिहार में यहाँ तक भीड़ इतना आक्रोशित हो गई कि बेतिया में भारतीय जनता पार्टी बिहार के अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल के घर पर हमला बोल दिया भीड़ ने। यही नहीं, बेतिया में ही रहने वाली डिप्टी सीएम बिहार के रेणु देवी के घर पर भी हमला बोला गया। और लखीसराय में एक ट्रेन में आगजनी के दौरान एक व्यक्ति की दम घुटने से मौत हो गई। वहीं तेलंगाना के सिकंदराबाद में ट्रेन में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी, पुलिस ने गोली चलाई, यहां एक व्यक्ति मारा गया। यानी आज 2 लोगों की मौत हुई इस पूरे घटनाक्रम में। राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ में भी प्रदर्शन देखे गए हैं। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये प्रदर्शन एक तरीके से फैलते जा रहे हैं। लेकिन यूं कहा जाएगा, अगर जहां जहां आज प्रदर्शन और जहां जहां बड़ा आक्रामक प्रदर्शन रहा, वहां अगर देखा जाए तो वो आधा हिंदुस्तान उसे कह सकते हैं। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में भी बवाल की खबरें आ रही हैं, बहुत सारा बवाल हुआ है। और बिहार में तो हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि वहां की सरकार ने 12 जिलों में अभी थोड़ी देर पहले इंटरनेट को बंद कर दिया है। यानी कुछ खबरें भी आ रही थी कि व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए इस तरीके की जो भीड़ है, प्रदर्शनकारियों की भीड़ है, उग्र युवाओं की भीड़ है, उसे एकत्र किया जा रहा था। तो वहां इंटरनेट, बिहार के 12 जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। वो वही इलाके हैं जो सासाराम और लखीसराय
गया, ये जो जहाँ हिंसाग्रस्त जो इलाके हैं जो प्रमुख रूप से, वहीं पर ये इंटरनेट जो 12 जिले हैं उनमें बंद कर दिए गए हैं। ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें देखिए। लगातार बिहार में जो खबर आई कि 24 जिलों में हिंसक प्रदर्शन हुआ है, 12 जिलों में एक बंद कर दिया गया है, इंटरनेट बंद कर दिया गया। किस तरीके से भयंकर आगजनी हुई है ये तस्वीर दिख सकती है आपको। भभुआ, लखीसराय, बेतिया, मुजफ्फरपुर, आरा, सासाराम, बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारी ये दर्दनाक तस्वीरें नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश की भी 5 तस्वीरें दिखाई जाएं जो बड़ी प्रमुख रही। उत्तर प्रदेश में भी ये खबर है कि 17 जिलों में प्रदर्शन हुए हैं। जौनपुर, मथुरा, बलिया, रायबरेली, इसमें अलीगढ़ छूट गया है। इस तरीके से 17 जिले, उत्तर प्रदेश के 17 जिले इस प्रदर्शन से प्रभावित रहे। तोड़फोड़ हुई, बसों में तोड़फोड़ की गई और बलिया में तो ट्रेन फूंक दी गई। ये अपने आप में बड़ी गंभीर घटना है। उत्तर प्रदेश में ये बड़ी घटना हुई है। इस बीच सेना ने और रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 24 जून से भर्ती शुरू हो जाएगी। अभी थल सेना अध्यक्ष ने कहा है कि जल्दी वो डेट घोषित कर देंगे, लेकिन वायु और जल सेना अध्यक्षों ने इसका ऐलान कर दिया कि 24 जून से अग्निवीरों की भर्ती शुरू हो जाएगी। तो कुल मिलाकर ये तस्वीरें हैं और बड़ी भयानक तस्वीरें हैं। इसको देखकर एक तरीके से बहुत पीड़ा हो रही है कि जो अपने ही देश के युवा सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचा रहे हैं। दूसरा पहलू इसका यह है कि बहुत सारे युवा, अभी हम पटना स्टेशन पर देख रहे थे कि बहुत सारे युवा, उन्हें कहीं ना कहीं जाना है। ये तस्वीरें हैं लखीसराय में जो जिस तरीके से ट्रेनों में आग लगाई गई, 3 ट्रेनें वहां फूंक दी गई। तो ये ऐसे दृश्य अंदर से दिल को दहला देते हैं। बड़े भयावह दृश्य हैं, किस तरीके से दो करके ट्रेनें जल रही हैं। बर्निंग ट्रेन, ये लखीसराय का इलाका है जहां स्टेशन पर 3 ट्रेनें फूंक दी गई। सिग्नल केबिन जला दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। कई जगह टोल प्लाजा तोड़े गए। मतलब बिहार में कुल मिला के 12 जिलों कहिए, 12 जिलों में हालात बेकाबू हैं और हिंसक प्रदर्शन 24 जिलों में हुए हैं। अभी देर शाम को बिहार की सरकार ने नेट बैन किया है, नेट बंद कर दिया है 12 जिलों में। हो सकता है कि इसके बाद कुछ स्थिति काबू में आए। जो व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, कहा जा रहा है कि बड़ी साजिश है। तमाम सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर इस बात को लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये बड़ी साजिश है। बहुत सारे भाजपा के समर्थक ट्विटर हैंडल से कहा जा रहा है कि ये विपक्ष की साजिश है। विपक्ष नहीं चाहता कि नरेंद्र मोदी कोई बहुत अच्छा काम करें। ये इस तरीके के दृश्य देखने को मिले। तमाम लोगों से बातचीत हुई, कुछ प्रतिक्रियाएं हम सुनते हैं। पहले जो अग्निवीरों के हित की बातें हैं, ये कहा गया कि भाई, और एक और बड़ी खबर इस बीच सुबह से खबर चल रही, सभी को पता होगी कि सरकार ने यह निर्णय लिया है कि भाई 2 साल जो कोरोना में क्षति हुई है, दिक्कतें हुई हैं, उसके तहत अब जो अग्निवीरों की भर्ती की जो आखिरी उम्र थी वो 21 साल थी, उसे बढ़ाकर 23 साल कर दिया गया है। सरकार का ये बड़ा निर्णय है, लेकिन ये इसी वर्ष के लिए है, अगली भर्ती के लिए नहीं होगा। तो सरकार ने थोड़ा सा राहत दी है। जो आंदोलनरत छात्र हैं उनको समझाने की कोशिश की कि नहीं, सरकार आपके साथ है। लेकिन केनेऊ इस मंच से बार बार यह कह रहा कि हिंसा अच्छी बात नहीं, ये आपका आचरण नहीं है। आप सेना में जाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और आपसे अनुशासनहीनता, इस प्रकार की आगजनी हिंसा, ऐसी उम्मीद कतई नहीं थी और कतई हम ये देश आपसे उम्मीद नहीं कर सकता, क्योंकि आप एक अनुशासित नागरिक बनने जा रहे हो, भारत के एक अनुशासित नागरिक हैं, ऐसा हम मानकर चलते हैं। आप क्यों किसी को मौका देते हैं कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है? आप ऐसा क्यों किसी को कहने के लिए कर रहे हैं कि भाई इसमें कोई साजिश है? ये, और अगर साजिश है तो मैं निवेदन करूंगा कि सरकारों से, पुलिस एजेंसियों से, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, कि वो इस साजिश का भी पर्दाफाश करें, क्योंकि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ का किसी को हक नहीं है, वो चाहे कोई सरकार हो या विपक्ष हो या कोई साजिश करता, क्योंकि ये युवा हमारे देश के युवा हैं। कल हरियाणा में एक बच्चे ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसने लिखा कि वो जिस काम के लिए बना था, सेना में वो जाना चाहता था, सेना से उसका बहुत आंतरिक लगाव था, और वो अब 4 साल की भर्ती में नहीं जाएगा क्योंकि उसका सपना चकनाचूर हो गया। उसने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। इसी तरीके से गोली से एक छात्र की मौत हुई है तेलंगाना में। एक इसके उलट लखीसराय में ट्रेन फूंकने के दौरान दम घुटने के कारण
एक यात्री की मौत हो गई, ये भी बड़ी दुखद घटना है। हम देख रहे थे कि कई जगह पथराव के कारण स्कूली बच्चे सहम गए थे, डर गए थे। एक जगह अलीगढ़ में हम देख रहे थे कि प्रदर्शनकारी जिस तरह पथराव कर रहे थे, बुजुर्ग दंपति किस तरह भाग रहे थे। तो एक पहलू ये भी है कि भाई आप दूसरों को कष्ट मत दीजिए, क्योंकि जितना आपका इस देश पर हक है उतना ही उनका हक है। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि वो उनका 18, 19, 20 को प्रतियोगी परीक्षा है, बहुत सारी ट्रेनें जो बिहार रूट उधर की हैं कैंसिल कर दी गई हैं, कैसे जाएंगे? वो स्टेशन पर बैठे हैं, क्या उनका भविष्य अंधकार में नहीं है? ये बहुत सारे सवाल हैं। अगर आपका भविष्य अंधकार में आप मानते हैं कि जा रहा, तो उनका भी भविष्य अंधकार में है। और उन यात्रियों को भी हक है जिन्होंने ट्रेन में टिकट लेकर यात्रा प्रारंभ की है। तो ये बहुत सारे सवाल और बहुत सारे प्रश्न हैं। अब जो अग्निवीर योजना, अग्निवीरों की भर्ती के लिए जो अग्निपथ योजना है वो कसौटी पर है। वो पूरी अग्निपथ योजना ही उसकी अग्नि परीक्षा हो रही है। इसीलिए मंथन में आज हम ये कार्यक्रम लेकर आए हैं कि अग्निपथ की अग्नि परीक्षा है। वास्तव में बहुत कड़ी अग्नि परीक्षा इस योजना को देनी पड़ रही है और देनी पड़ेगी आगे, ऐसा लग रहा है। कुछ बयानात सुनिए और उसके बाद फिर इस पर चर्चा करेंगे। सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। अग्निवीर हूं, यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला। यह सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती होने की वह तैयारी करें और इसका पूरा लाभ उठाएं। ये जल्दी भी ही प्रक्रिया शुरू होने जाने वाली है। अगले 2 दिन में ये अधिसूचना या नोटिफिकेशन joinindianarmy.nic.in पर यह घोषित किया जाएगा और उसके पश्चात हमारे आर्मी रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है वो रजिस्ट्रेशन और रैली उसका शेड्यूल डिटेल में डिक्लेयर करेंगे। इन सब प्रक्रिया में हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जितने भी युवा या जितने भी उम्मीदवार हैं उनको तैयारी के लिए और रजिस्ट्रेशन के लिए दोनों के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। और अंत में जहां तक अग्निवीर का रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर में जाने का सवाल है, तकरीबन इस साल के दिसंबर तक पहला अग्निवीर की ट्रेनिंग रिक्रूट सेंटर में शुरू हो जाएगी। ये जल्द It's a transformational scheme, as I said. It will transform the armed forces in many ways. It is I would say, the single biggest human resources management transformation that has ever happened in the Indian military. And this is beneficial for the country, it is beneficial for the youth because it opens up more opportunities. I think the protests are because of misinformation and misunderstanding of the scheme, where earlier one person used to get an opportunity to serve in the armed forces. Now probably 3 times that number, maybe 4 people will get an opportunity to serve in the armed forces. So, जल सेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष ने कहा कि दिसंबर तक अग्निवीरों का पहला बैच ट्रेनिंग में चला जाएगा। ये एक अच्छी खबर है युवाओं के लिए कि भाई उनको कम से कम ये मौका मिल रहा है। रेल मंत्री, जो रेल की संपत्ति का भारी नुकसान हुआ है, बहुत सारी गाड़ियां आज जला दी गई, बहुत सारा नुकसान हुआ है देश को, और ये नुकसान कोई किसी नेता के जेब से नहीं इसकी भरपाई होगी, इसकी भरपाई हमारी और आपके जेब से हो रही। ये जो भी टैक्स हम और आप देते हैं उससे देश चलता है। तो कभी भी इस भ्रम में मत रहिए कि ये नेता कोई अपनी जेब से रेलगाड़ियां बनवा के दे देंगे आपको। हमारा ही पैसा है, हम ही नष्ट कर रहे हैं। तो कृपा करके ट्रेनों में आग मत लगाएं। रेल मंत्री कुछ अपील कर रहे हैं, उसको सुनें। मेरा निवेदन है सभी से, रेलवे आपकी संपत्ति है, राष्ट्र की संपत्ति है। इसको
किसी भी तरीके से कोई नुकसान ना हो, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो मेरा निवेदन है कि किसी भी तरह के वायलेंट प्रोटेस्ट न करें और रेलवे की संपत्ति को बिल्कुल भी नुकसान न करें। ये आपकी संपत्ति, आप ही की सेवा के लिए है। और अभी तक ये एक पहलू है कि अग्निवीर जो बनाने की योजना है अग्निपथ, उसमें क्या आगे होना जा रहा है। एक दो तीन बड़ी बातें हैं कि एक तो छूट दे दी गई है, उम्र में वन टाइम छूट दी गई, इस बार के लिए 21 के बजाय 23 हो जाएंगी, ये 23 साल तक के लोग इसमें भर्ती हो पाएंगे, ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात यह है कि दिसंबर तक पहला बैच ट्रेनिंग के लिए चला जाएगा, ये भी बहुत बड़ी जानकारी है जो थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने ये दी है। ये मनोज पांडे हैं आपकी स्क्रीन पर, जो भारत की थल सेना के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये जानकारी दी है कि पहला बैच दिसंबर में चला जाएगा। ये एक अहम जानकारी है उन युवाओं के लिए जो वास्तव में सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहते हैं। कि न्यूज़ बार बार इस बात की अपील कर रहा है कि गुमराह मत हो, ठंडे दिमाग से सोचें कि ये आपके भविष्य के लिए हो सकता है। आप फर्ज कीजिए कि हो सकता है कि हमारा देश आर्थिक संकट में हो, हमारे नेताओं की मजबूरी है कि वो विश्व समुदाय के सामने ये नहीं कह सकते कि हम आर्थिक संकट में, बहुत सारी मजबूरियां होंगी। तो आपको इशारा समझ लेना चाहिए कि जो कोई भी सरकार किसी अपने नागरिकों की दुश्मन नहीं होती है। हम बार बार इस बात को करें कि सरकार आपकी बात सुनेगी, जरूर कुछ ना कुछ विचार होगा, लेकिन जो आपको पहले अभी मिल रहा है मुझे लगता है कि उसको आपको ग्रहण करना चाहिए। लेकिन उन युवाओं का भी अपना एक तर्क है कि भाई जो भर्तियां अभी तक जिनके फिजिकल हो गए, मेडिकल हो गए, उन भर्तियों को क्यों गोल कर दिया, ये भी बड़ा उनके मन में सवाल है। और आज हम तमाम लगातार हम बहुत सारे जो जर्नल रहे हैं सेना में, उनसे हमारी बात हो रही थी, तो एक ही बात सबकी थी कि अविश्वास जो ये योजना आई है, इसमें युवाओं के अंदर विश्वास नहीं पैदा कर पा रही योजना। सरकार को कुछ लिखित देना चाहिए। मेजर जनरल जेपी सिंह, मेजर जनरल विशंभर दयालु, पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल जे सिंह, ये सब तमाम जो मिलिट्री लीडर्स रहे हैं, इनका एक ही कहना है। और कर्नल दानवीर सिंह तो यहाँ तक कह रहे थे कि भाई जब ये इनको आप आगे एक्मोडेट नहीं करेंगे तो ये बाहर आएंगे तो इससे क्राइम बढ़ेगा। ये इतने ताकतवर होंगे कि हवा को भी रोक सकते हैं ये, क्योंकि 21 साल का ट्रेंड पर्सन सड़क में होगा, बेरोजगार होगा, उसे रोजगार की तलाश होगी, वो कुछ भी कर सकता है। कर्नल दानवीर तो कह रहे थे कि भाई वो एक थप्पड़ मारेगा और किसी पुलिस के जवान की राइफल छीन कर ले जाएगा और फिर क्या करेगा, ये कल्पना नहीं की जा सकती। इस तरीके की बातें आम आदमी नहीं कर रहा, ये सेना में रहे लोग कर रहे हैं। तो ये पहलू भी बिल्कुल नहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं कि जो सेना के तीनों अंगों के मुखिया हैं, उनको भी उनसे ही बात हुई होगी, वो लोग विद्वत जन हैं, सेना को अच्छी तरह समझते हैं, तो उन्होंने भी हाँ की, तो इसके पीछे कोई ना कोई अच्छाई होगी। सब जानते हैं कि अच्छाई होगी, हम ये नहीं कर रहे, उन पर हम कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जो लोग वो सवाल उठा रहे हैं वो भी फौजी रहे हैं वो, और लंबे समय तक सेना को सर्व किया है, तमाम युद्ध देखे हैं, लड़े हैं खुद, उनकी बात को भी नहीं खारिज किया जा सकता। परिस्थितियां कुछ भी हों, जो सेवा में नहीं है, मुझे लगता है वो ज़्यादा खुलकर उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ बता सकता है। जो सेवा में है उसके ऊपर अनुशासन है, वो बहुत सारी बातें नहीं कह सकता। वो जानता है कि तमाम चीज़ें ये ठीक नहीं होंगी, लेकिन वो नहीं कह सकता। ये बहुत सारी बंदिशें हो सकती हैं जो सेवा में लोग हैं, लेकिन जो सेवा में नहीं है, मुझे लगता है उनकी बात को भी एक कमेटी बना के जो गंभीरता से सुना जाना चाहिए। ये बहुत बड़ा विषय है। भाजपा के सांसद वरुण गांधी ने प्रतिक्रिया दी है, आम आदमी पार्टी के सांसद राज्यसभा के संजय सिंह ने प्रतिक्रिया दी, दोनों ने बड़ी तीखी प्रतिक्रिया दी है, सुनिए। मैं एक बड़े भाई के तौर पे आप सभी से हाथ जोड़कर एक विनम्र निवेदन करने आया हूं। साथियों, जटिल से जटिल समस्याओं का हल भी परस्पर संवाद से किया जा सकता है। आप जैसे राष्ट्रभक्त और आदर्शवादी युवा देश का भविष्य हैं, इसलिए आपसे उम्मीदें भी अधिक होती हैं। आपकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए जो भी करना पड़ा मैं करूंगा। हम सब साथ साथ चलेंगे
पर अहिंसा की राह पर। एक सैनिक के जीवन का प्रथम उद्देश्य ही राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखना है। ऐसे में राष्ट्र की संपत्ति को किसी भी तरह की क्षति पहुंचाकर हम अपनी मांग रखें, यह नैतिक रूप से गलत होगा। अग्निपथ योजना और उससे संबंधित आपकी चिंताएं वाजिब हैं, पर हमें लोकतंत्र की मर्यादा का ख्याल रखते हुए अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाना है। आज मैं सदस्य की तबीयत मान लीजिए ईश्वर न करे खराब हो गई, 13 लाख तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। कहां जाए? आप ऐसी दलीलें देते हैं जो आप अपने बारे में खुद सोचिए ना। भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद, मंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जो हैं, अपने परिवार के बच्चों को इसी योजना के तहत नौकरी देके दिखाएं भाई, आपको समझ में आ जाएगा। संजय सिंह बहुत सही बात कह रहे हैं। कल हमने मंथन में इस बात को भी कहा था कि भाई सत्ता पक्ष के जो टॉप लीडर हैं वो एक सूची दे देना कि अपना नाती, पोते, चाचा, भतीजे के लड़के, बच्चे, कम से कम परिवार से कम 2 अग्निवीर तो जरूर बनाएं। नहीं बनाएंगे, बिल्कुल नहीं बनाएंगे। वो केवल भाषण देंगे। एक बहुत ज़्यादा आज सोशल मीडिया पर ये भी बहुत ट्रेंड कर रहा था कि आप वास्तव में क्या ये जो नेता हैं इनकी पेंशन क्यों नहीं खत्म कर दी जाती, इनको भी खत्म कर दीजिए, ये भी तय कर दीजिए। एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार ने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई चुनाव लड़ने का अधिकार भी एक ही बार दीजिए, चाहे वो प्रधानमंत्री बनने वाला चुनाव हो, जो सांसद का चुनाव हो या सभासद का चुनाव हो या ग्राम पंचायत के प्रधान का चुनाव हो, एक ही बार चुनाव लड़ सकते हैं। तय कर दीजिए। जब आप 4 साल उनके लिए कर दे रहे हैं तो अपना इस तरह आप अपने लिए भी तय करिए। ये बहुत सारे प्रश्न आज उठाए गए हैं और 2-3 दिन से जब से ये योजना आई उठाए गए हैं। देश के बहुत जाने माने पत्रकार, वरिष्ठ संपादक, देश के कई बड़े प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक संस्थानों में बहुत उच्च पदों पर संपादक रहे आलोक भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भदौरिया जी, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन, बहुत नमस्कार आपको। भदौरिया जी, ये मंगलवार से जब से ये स्कीम आई है अग्निपथ और अग्निवीर, सड़कें बिल्कुल जल उठी हैं, रेल की पटरियां बर्निंग जल रही हैं, ट्रेनों में धू धू करके इस तरह की जो दृश्य हैं, हम लोग जैसे बहुत बचपन में बर्निंग ट्रेन पिक्चर देखे थे उस तरीके के दृश्य नज़र आ रहे हैं। बहुत ये हल्का उदाहरण होगा, किसी फिल्म से हम इसको कर रहे हैं, बड़ा गंभीर मसला है और देश की भारी संपत्ति नुकसान हो रहा है और इस देश का युवा हाथों में पत्थर लेकर, पेट्रोल लेकर, मिट्टी का तेल लेकर सड़क पर है। इस जो परिस्थितियां हैं, ये परिस्थितियों का निर्माण कैसे हो गया आलोक जी, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और वास्तव में ये योजना तो लगातार सरकार के लोग बता रहे हैं कि बहुत अच्छी योजना है, इससे तो सेना में एक तरीके से हमारे पास बहुत युवा सेना आ जाएगी, हमारी जो एवरेज जो उम्र है सेना की वो 26 साल हो जाएगी। इसके इतने फायदे गिना रहे हैं कि लग रहा है कि कोई मतलब अद्भुत है ये योजना, तो लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। आलोक जी, एक मामले में सरकार बधाई की पात्र है कि उसने सुर्खियां अच्छी बनाई, योजना का नाम बड़ा अच्छा रखा, अग्निपथ, अग्निवीर, ऐसा लगता है कि जैसे मतलब पहली बार कोई क्रांति हो रही है। तो इसमें ये क्यों नहीं बताती कि जब आप हर साल जब आप लगभग 66,000 70,000 जब सैनिकों की जब आप हर साल भर्ती करते थे, ये आपने भर्ती 2 साल से रोक दी, उसमें भी आपने संख्या की कटौती कर दी। वजह क्या है? अब वजह सिर्फ यही बता रहे कि हमको पेंशन और ये सब नहीं देना पड़ेगा, मान लिया चलो नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अब आप तो पेंशन फिर बाकी लोग क्यों लेंगे? नौकरशाह क्यों लेंगे? नेता क्यों लेंगे? नेता एक की जगह 2-2 अपनी 3-3 पेंशन उठाते हैं। कुछ नेताओं की तो पेंशन 3-3 लाख तक पहुंच जाती है। क्यों? आप केवल एयर कंडीशन में बैठे रहते हैं इसलिए आपको वो सारी पेंशन दी जाए। वो बेचारा मौके पे लड़ता है, वो जान गंवाने की नौबत में आता है, जान देता है, शहादत देता है, तो उसकी आपको कोई परवाह नहीं। दूसरी बात,
बहुत सालों से लोग इंतजार करते हैं। इस देश में एक ऐसा है कि आपको मालूम होना चाहिए कि जो सैनिक बनने जो लोग आते हैं, ज्यादातर एक विडम्बना है कि ज्यादातर लोग लेकिन निर्धन वर्ग से आते हैं। कभी भी मैंने मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लोगों को जवान बनते नहीं देखा है, अभी तक नहीं देखा। ये आप उत्तराखंड का इलाका देख लीजिए, वहां पे लोगों के लिए एक रोजगार का बहुत बड़ा माध्यम है कि एक बार अगर वो सेना में नौकरी मिल जाए तो उसकी जिंदगी चलती रहती है, पेंशन मिलती है, राशन सस्ता मिलता है, तो एक सम्मान के साथ में एक अपनी जिंदगी गुजर बसर कर लेता है। अब आप क्या करना चाहते हैं? अच्छा, ये स्थिति केवल यहाँ नहीं है, उत्तराखंड में नहीं, उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, हरियाणा में है, राजस्थान में है, कई इलाकों में है। आप क्या करना चाहते हैं? आप उसका सम्मान छीनना चाहते हैं। सैनिक बनने के बाद में एक सम्मान जो उसको रहता है, भले ही आर्थिक तौर पर वो बहुत समृद्ध ना हो पाए रिटायरमेंट के वक्त में, लेकिन एक सम्मान समाज में उसका रहता है कि सैनिक है आप। और वो अब 4 साल के बाद में आप उसका वो भी सम्मान छीन लेंगे। दूसरी बात, ये तो हो गया एक आपके छीनने वाली बात कि आप क्या क्या छीनना है। एक चीज सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो एक इमोशनली और साइकोलॉजिकली सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि आपने भी जैसे अभी उम्र की चर्चा करी कि ये सारे एक वर्ग है, एक सरकार समर्थित, वो पूरा का पूरा कह रहा है इसमें एवरेज औसत आयु बड़ी कम हो जाएगी, वो सारी बातें ठीक है, लेकिन मेरा यहाँ पर सिर्फ एक सवाल है। एक नौकरशाह, एक नेता जो अपने 5वें साल में चुनाव में जाना चाहता है, ना चुनाव होने वाला होता है, तो सिर्फ 1.5 साल पहले बेचारा कितना चिंतित होता है, इसकी चिंता पर जरा पेशकानी पे देखिए। नौकरशाह 58 में रिटायर होते हैं, 55 से गिनना चालू कर देते हैं कि मेरा 2 और 3 साल रिटायरमेंट का। सवाल है कि जब इतने पैसे वाले जिनको आर्थिक तौर पे जो पूरी तरह सुरक्षित हैं, जब वो अपने भविष्य को लेके पूरी तरह मैं आर्थिक तौर पर भविष्य को सुरक्षित इसलिए कहता हूं कि तमाम हमारे विधायक और सांसद, तमाम अधिसंख्य, सही शब्द है अधिसंख्य करोड़पति हैं, अधिसंख्य करोड़पति हो, तब भी उनको चिंता होती है कि यार चुनाव नहीं जीते तो क्या होगा, जबकि उनको मालूम है कि एक बार जीत चुके हैं तो उनको पेंशन मिलेगी, तब भी चिंता रहती है। नौकरशाहों का भी यही हाल है, उनको मालूम है कि पेंशन होगी तो ये 2 साल, लेकिन अब यहाँ पे ये है, आपने 4 साल क्या रखा, आप 6 महीने साल भर जो भी है, मुझे नहीं मालूम कि कितनी ट्रेनिंग देगी, कि कहाँ दी जाएगी। उनको तो वो आकाश वायु विज्ञापन बहुत शानदार है, बहुत शानदार विज्ञापन। उस विज्ञापन में विज्ञापन योजना का नाम बहुत शानदार है, इसमें सरकार बधाई के पात्र है। इसके अलावा बाकी बहुत सारे झोल है। अब आप देखिए वो ठीक बात है आलोक जी, जो झोल हैं, एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, हमारे सहयोगी बार बार कह रहे हैं कि ब्रेक ले लीजिए, काफ़ी वो जो समय सीमा है वो लांग गए हैं हम, तो माफ़ी के साथ आपको रोक रहे हैं और एक ब्रेक ले रहे हैं आलोक जी। और जब ब्रेक से लौटेंगे तो जो झोल हैं उन पर चर्चा करेंगे, अग्निपथ पर आधा हिंदुस्तान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। कुछ दिन ऐसे होते हैं व्हेन आई लव माय जॉब, और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि आई हेट इट। एक पायलट पे होता है इतना प्रेशर कि कूल रहना इज नॉट दैट इजी, पर गर्मी में घर को कूल रखना इज नाउ टू इजी विद समर कूल कूलर्स। समर कूल सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ रनवे 34। हर लेट नाइट पार्टी टेंशन का जश्न, चौड़ी हो छाती तो टशन का जश्न। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची टशन का जश्न। के न्यूज की खास पेशकश, सप्तांत में देखिए गैंग्स ऑफ पंजाब, इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और खत्म होता तिलिस्म। इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल
बोलो जुबां केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सांसें हमारी फिर भी जिंदा है। भारत सरकार के इस फैसले पर हम शर्मिंदा हैं। अग्निपथ पर आधा हिंदुस्तान, ये मंथन में आज हमने ये जो मुद्दा लिया है, इस शीर्षक इसीलिए लिया है कि आज हमने देखा, फील किया कि आधा हिंदुस्तान पर एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि पूरा आधा हिंदुस्तान अग्निपथ बन गया है। जगह जगह आगजनी, तोड़ फोड़, बवाल, हंगामा, पुलिस लाठीचार्ज, आंसू गैस, गोलीबारी, इस तरीके के दृश्य पूरे जो इलाके हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बहुत सारे जो राज्य, तेलंगाना, यहाँ इस तरीके की चीज़ें हुई और ख़ास तौर पर रेलवे की संपत्ति को प्रदर्शनकारियों ने निशाना बनाया। और ये वही युवा हैं जो सेना की जो नई स्कीम है, भर्ती की स्कीम, उससे सहमत नहीं है। अग्निपथ नाम है उसका। और इस अग्निपथ स्कीम में इन जो नए सैनिक भर्ती होंगे 4 साल के, इनको अग्निवीर कहा गया है। ब्रेक पर जाने से पहले बहुत वरिष्ठ पत्रकार संपादक आलोक भदौरिया जी कह रहे थे कि भाई सरकार बधाई की पात्र है कि नाम बड़ा शानदार दिया है, अग्निपथ, और इनको अग्निवीर कहा, ये भी अद्भुत है, शानदार है। लेकिन इसके अलावा वो बता रहे थे कि योजनाओं में, इस पूरी योजना में कई झोल हैं। आलोक जी पर हम चर्चा करेंगे। कुछ और मेहमान जो वास्तव में एक्सपर्ट हैं सेना के लिए कुछ भी बोलने के लिए, रिटायर कर्नल जीजी गोस्वामी साहब जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है कर्नल साहब। वीके पसमोला साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, रिटायर ब्रिगेडियर हैं। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत और चर्चा में शामिल होने के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आलोक जी से हम बात कर रहे थे कि आलोक जी बता रहे थे कि कुछ झोल बहुत ज़्यादा है इसमें, नाम बड़ा शानदार है, योजना बड़ी शानदार दिख रही है, पैकेजिंग बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन झोल हैं। आलोक जी, वो क्या झोल हैं जिनकी चर्चा आप कर रहे थे? देखिए, मेरा एक मानना है, पहला मानना ये है कि अगर हम इस नीति की आलोचना कर रहे हैं, अभी जिस तरीके से सरकार की तरफ से जो अपनी एक पोजिशनिंग की जा रही है कि जैसे सरकार की नीतियों की आलोचना नहीं की जा सकती, बिल्कुल की जा सकती है। सरकार की आलोचना करना, सरकार को अलग रखा जाए, नंबर 1। नंबर 2, सेना को राजनीतिकरण से दूर रखा जाए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसकी एक वजह है। मैं अपने माननीय जो हमारे जनरल्स हैं, मैं सबका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं उस सम्मान के पीछे सरकार की मंशा पर मैं सवाल उठाता हूँ। उन्होंने हमारे जो डेकोरेटेड जनरल्स को क्यों सामने आगे किया? वो अधिकार, वो नौकरशाह, वो नेता, वो मंत्री, चाहे रक्षा मंत्री हो चाहे कोई हो, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों नहीं आ रहे हैं सामने? अगर गलतफहमी है, कह रहे हैं योजना बहुत अच्छी है, हमारे डेकोरेटेड जनरल्स के पीठ पीछे क्यों छुप रहे हैं? ये मुझे को बिल्कुल समझ में नहीं आता। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, बहुत बड़ा मुद्दा है। एक चीज और, यदि इतनी ही जरूरी चीज थी तो इस पर सार्वजनिक बहस क्यों नहीं की गई? नंबर 3, आप बार बार इसमें इस सरकार की तरफ से ये इजराइल का उदाहरण दिया जाता है। इजराइल की आबादी कितनी है? मेरे ख्याल से 92-93 लाख, 1 करोड़ भी आबादी नहीं है, 1 करोड़ से भी कुछ कम उसकी आबादी है। वहां सबके लिए आर्मी ट्रेनिंग कंपलसरी है, मैंडेटरी है। आपके यहाँ आप हंगर इंडेक्स में कहाँ खड़े हुए हैं? आप ये बातें कर रहे हैं, हंगर इंडेक्स में कहाँ खड़े हैं? आप किसी भी इंडेक्स में क्या खड़े हैं? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में आप कहाँ खड़े हुए हैं? फिर आप इजराइल की बात कर रहे हैं। इजराइल में बताइए कि हंगर इंडेक्स में कहाँ है, वहाँ कितने लोग भूखे सोते हैं, कितने लोग गरीब हैं, कितने लोगों को जो न्यूनतम जो $2000 वाला है, वो न्यूनतम क्या पर डे में आ जाइए, वो 50-100 रुपए कमाने वाले कितने लोग हैं वहां पे? नहीं है, एक भी नहीं है इजराइल में। तो आप पहली बात गलत उदाहरण कर रहे हैं।
आम की तुलना अंगूर से मत करिए। ठीक बात है आलोक जी, आएंगे आपके पास। ये आम की तुलना अंगूर से मत कीजिए, ये बात ठीक है, इसको कह सकते हैं आप, चूँकि आपने बहुत वर्षों तक देश में घूम घूम कर अलग अलग तरीके की पत्रकारिता को किया है। एक और हमारे मेहमान ब्रिगेडियर बीजी पाठक साहब भी जुड़ गए हैं। पाठक साहब, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और वक्त देने के लिए के न्यूज़ को बहुत आभार आपका। अब अगला सवाल जो हमारा होगा वो ब्रिगेडियर पसबोला साहब से होगा। ब्रिगेडियर साहब, अगर योजना इतनी ही अच्छी है तो फिर ये क्या हम समझा नहीं पाए, गड़बड़ कहाँ हुई? आधा देश आगजनी का शिकार है, तोड़फोड़ का शिकार है, और एक सैनिक होने के नाते, एक कमांडर होने के नाते इस योजना पर आप क्या सोच रखते हैं? ब्रिगेडियर पसबोला। जी हाँ, जो देश में हो रहा है बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। योजना जिस तरह से हमारे रक्षा मंत्री और हमारे रक्षा सेनाओं के तीनों चीफ ने देश के सामने रखी, अग्निपथ, अग्निवीर, और उसका पूरा प्रारूप जो है वो देश के सामने रखा, उसको युवाओं ने समझा और कितना समझा, ये एक प्रश्न है। क्योंकि अधिकतर हम देखते हैं कि एक भीड़ चाल, एक भीड़ मॉब मेंटेलिटी हो जाती है, बिना सोचे समझे रिएक्शंस इस समाज में हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में दिए जा रहे हैं। समझने की बात है कि ये जो एक परिवर्तन है, परिवर्तन देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है प्रोग्रेस का। हम स्टेटस को में नहीं रह सकते हैं, समय के अनुरूप हमें परिवर्तन लाने हैं, और उसी प्रकार के परिवर्तन हमारे लगातार हमारी रक्षा सेनाओं में होते रहे हैं। ये पहली बात नहीं है, पहली बार नहीं हो रहा है। अब शायद जहां पे कहीं कमी लग रही है कि ये इसको पहले थोड़ा सा अगर पूरे देश को समझा दिया जाता है कि इस प्रकार की हम योजना ला रहे हैं, तो मे बी कि उनका रिएक्शन जो अभी हम देख रहे हैं, मे बी इट कुड हैव बीन डिफरेंट। बट बहुत अच्छी एक देखिए, हमारे देश में हमारा जो युवा है वो रक्षा सेनाओं में जाना चाहता है, बहुत इच्छुक होता है, लेकिन हमारे देश के बहुत सारे युवाओं के उनके चाहते हुए भी उनको एक यूनिफॉर्म, एक आर्मी पर्सन और एयरफोर्स एयर वॉरियर और सी वॉरियर बनने का मौका नहीं मिल पाता है। इस योजना के तहत एक मौका था सभी को, क्योंकि एक बड़ी संख्या में जो है युवाओं को ये मौका दिया जाएगा कि वो एक टूर ऑफ ड्यूटी जो 4 साल की है, 4 साल वो हमारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में अपनी सेवाएं दें, और उसके बाद जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे अपने इस 4 साल के दौरान, उनको 25% जो हमारे युवा हैं उनको परमानेंटली अब्सॉर्ब किया जाएगा, और फिर उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सर्विसेज जो एक रेगुलर हमारे सोल्जर्स की होती है वो होगी। अब प्रश्न जो है, जहां शंका है, वो 75% की है कि इन 75% का क्या होगा। आपको जैसे विदित होगा कि इमीडिएटली हमारे गृह मंत्री ने ये आश्वासन दिया कि जो 75% लोग जो परमानेंटली अब्सॉर्ब नहीं हो पाएंगे हमारी रक्षा सेनाओं में, उनको पैरामिलिट्री फोर्सेस, उनको हमारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में प्रेफरेंस मिलेगा। इसी प्रकार की घोषणाएं बहुत सारे मुख्यमंत्रियों ने भी की है कि उनकी जो स्टेट पुलिस है या अन्य डिपार्टमेंट है, उनमें भी उनको प्रेफरेंस मिलेगा। एज इट इज आप जानते हैं कि जो सेना में जो लोग काम करते हैं, जब वो रिटायर होके आते हैं तो उन्हें सर्टेन परसेंटेज रिजर्वेशन भी है और उनको प्रेफरेंस भी दिया बिल्कुल ठीक बात है ब्रिगेडियर साहब, बिल्कुल जहां मैं आना चाहता था आप खुद ही डिस्कशन को वहां लेकर आ गए। ये कल सवाल, जब हम कल एक डिबेट इसी तरीके के डिबेट इसी विषय पर कर रहे थे, तो कल एक सैन्य अधिकारी इस बात को कह रहे थे कि भाई बहुत सारे जवान हर साल रिटायर होते हैं, अब 32 साल 34 साल की उम्र में, वो जब जाते हैं तो उन्हें धक्के खाते हैं, बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की भी नौकरी उनको नहीं मिलती। उत्तर प्रदेश या जो राज्यों के मुख्यमंत्री इस बातों को कह रहे हैं, वो कितने पूर्व सैनिकों को नौकरी दे देते हैं। ये सवाल बहुत अहम है, ये सवाल ब्रिगेडियर पाठक जी से मेरा होगा। ये बिल्कुल सही है, जो बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन है
आज जो आप एजुटेशन हड़ताल आगजनी देख रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो युवा हैं जो सेना में ज्वाइन करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनकी चिंता ये है कि हम 4 साल सेना में भर्ती होकर जाएंगे, उसके बाद हमारा फ्यूचर क्या होगा। अगर वो रेगुलर सोल्जर हो जाते तो उनको 15 साल 20 साल नौकरी करने के बाद पेंशन मिलता। तो इसका मेरा ये सुझाव है कि जब तक गवर्नमेंट कोई कॉन्क्रीट स्टेप ना ले, जैसे कि उनको सीपीए में जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनको एक परसेंटेज दे, इतना परसेंट इनके लिए रिजर्व होगा। उसी तरीके से स्टेट पुलिस में उनके लिए परसेंटेज फिक्स करे, ताकि इनको एश्योरेंस हो जाएगा कि जब हम 4 साल के बाद यहाँ से जाएंगे तो हम रोड पर नहीं होंगे, बिना कोई काम के नहीं होंगे। तब शायद ये मुद्दा उनकी जो चिंता है उसको कुछ हद तक सॉल्व करेगा। जब पहले भी ऐसे बहुत तरह के अनाउंसमेंट हुए कि सेना से जो पेंशन का है उसको, या जो रिटायर करते हैं उनको हम प्रेफरेंस देंगे। ग्राउंड रियलिटी क्या है? 80% जो हमारा सैनिक रिटायर होकर जाता है वो बेरोजगार है, बिना नौकरी के है, कहीं डंडा लेकर के गार्ड खड़ा करता है। वहां जो 40,000 का नौकरी करता था, यहाँ 10,000 में 12,000 में नौकरी कर रहा है। और जो तमाम सैनिक कल्याण बोर्ड भी हैं वहां भी वो हमने देखा है वो धक्के खाते रहते हैं वो, और वहां से सैनिक कल्याण बोर्ड से चक्कर लगा के कैंटीन में जाके 2 साबुन की बट्टी लेके घर लौट आते हैं। ये सैनिकों की दशा होती है। क्योंकि मैं खुद उसका डायरेक्टर हूँ, सैनिक कल्याण बोर्ड झारखंड का मैं डायरेक्टर हूँ जी। इसलिए मुझसे ज्यादा शायद इस स्थिति से, इसके यथार्थ से ज्यादा कोई अवगत नहीं होगा जी। रोज हमारे पास हजारों सैनिक आते हैं। हालांकि मैं झारखंड में 5 से 6 हजार लोगों को नौकरी मुहैया करा पाया हूँ अपने रेपो, अपने मेलजोल के बदौलत। बट एज ए पॉलिसी आज झारखंड में किसी भी जॉब में, किसी भी इंस्टीट्यूट में कोई रिजर्वेशन नहीं है। ठीक बात है, ठीक बात है, कहने वाली बात है। पाठक सर आते हैं आपके पास। कर्नल गोस्वामी को चर्चा में शामिल कर लेते हैं। कर्नल साहब, जो सबसे बड़ा आपको ट्रिगर पॉइंट क्या लगता है इस पूरी योजना में? ये क्यों जो आगजनी, पथराव, ट्रेनें फूक रही, आधा हिंदुस्तान एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हिंसा की चपेट में, अब बिहार तो जल गया है। बिहार के जो 12 जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है, ऐसा लग रहा है कि हम कश्मीर की खबर पे चर्चा आज कर रहे हैं। जी ऐसा है। सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि यहाँ का मेन इश्यू जो है अनएम्प्लॉयमेंट है। सेकेंडली द प्रॉब्लम इज द पीपल हु आर द कैंडिडेट्स, जो यंग लड़के हैं, इनको मोटिवेशन हो रहा है इन आतंकवादियों की वजह से, एंड बैड पीपल ऑफ दिस सोसाइटी एंड पॉलिटिशियन टू। यहाँ पर हमें ये महसूस हो रहा है कि यहाँ पर जितने भी ये बैड एलिमेंट्स हैं, कुछ एंटी मोदी पॉलिटिशियंस हैं, दे आर मोटिवेटिंग दीज पीपल टुवर्ड्स रॉन्ग डायरेक्शन। इसका खास कर जो आज हम देख रहे हैं, हमारा देश जल रहा है, ये इतनी ट्रेनें, ये वो सब बर्बाद हो रहे हैं, तो इसका असर कहाँ जाएगा? इन लोगों को जो कैंडिडेट्स हैं यहाँ आर्मी में भर्ती होने के लिए, दे हैव बीन मोटिवेटेड इन सच ए वे they will not be successful in the army also. They will be rogue for the army. We should be very clear about it. They should be, I mean, इनको ऐसी तरीके से इनको सेलेक्ट होना चाहिए कि इनको एब्सोल्यूट ट्रायल के बाद इनको रखना चाहिए, नहीं तो they will create problem for the army too. कर्नल गोस्वामी, एक सवाल ये और ये बच्चे उठा रहे हैं, करें कि भाई आप जैसे ब्रिगेडियर पाठक जैसे जो अफसर हैं, या ब्रिगेडियर पसवोला जैसे, इस तरह के देश में बहुत अफसरों की एक आर्मी में अफसर भी बहुत ठीक ठाक तादाद में हैं। एक सज्जन मुझे कल बता रहे थे कि चूंकि अब जो कमांड करने वाले संख्या ज़्यादा हो गई और जिनको कमांड होना उनकी संख्या कम हो गई, इसलिए इस तरीके की चीज़ें वहाँ की जा रही। ये नौजवान ये सवाल उठा रहे हैं कि आप लोग तो पूरी पेंशन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमें पूरी पेंशन मिले, ता उम्र सुविधा मिले, आप लोगों की पेंशन भी कुछ ज़्यादा होती है जवानों के मुताबिक, क्योंकि आपकी रैंक है, सेवा है और वो आपका अधिकार है, आप देश के लिए लड़ते हैं। लेकिन सिपाही कहता है कि मैं भी तो फ्रंट पे लड़ता हूँ और मैं आगे रहता हूँ, मैं कभी भी पीछे नहीं हटता हूँ, तो मेरे लिए 4 साल की अगर नौकरी है तो कर्नल साहब, जनरल साहब फिर 4 साल की नौकरी क्यों नहीं उनकी भी रखिए?
ये तर्क है या कुतर्क है? ये कुतर्क ही समझूंगा मैं इसको, क्योंकि ऐसा होता है व्हेन ए जनरल गोज यू कांट टेल हिम टू रन द बीपीटी। वो 60 साल का होता है, एक जवान नया होता है, उसको दौड़ना भी पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। यंग ऑफिसर जो है हमारे इन कारगिल वॉर एंड ऑल द वॉर्स, द यंग ऑफिसर हैज लेड द प्लेटून और ब्रिगेड, आई मीन पल्टन, एंड दे गॉट किल्ड आल्सो इन परसेंटेज मोर। तो ऐसा होता है कि एज फैक्टर इज द मेन थिंग। व्हेन द पीपल आर, सोल्जर्स आर यंग, ऑफिसर्स आर यंग, दे ऑलवेज कंट्रीब्यूट, हमेशा कंट्रीब्यूट करते हैं देश को अच्छा रखने के लिए। अब जहां तक इस चीज का सवाल है कि उसको कर्नल साहब को ज्यादा पे मिल रहा है या कैप्टन को कम मिल रहा है, उससे सिपाही को और कम मिल रहा है, तो दैट इज नहीं, वो नौकरी की तुलना कर रहे हैं कर्नल साहब, वो नौकरी की तुलना कर रहे हैं कि भाई कर्नल साहब को, और यही नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं भैया डीएम साहब को भी 4 साल के लिए रखो और नेताजी आप भी 4 ही साल रखो, क्योंकि जब आप सिपाही को 4 साल बाद बाहर कर दोगे। अभी एक सैन्य अफसर को मैं थोड़ी देर पहले सुन रहा था, ये सवाल पाठक जी से मैं लूंगा, एक सैन्य अफसर को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जब ये 4 साल बाद ट्रेंड होकर आएंगे और जब पाठक जी उनको समायोजित नहीं करा पाएंगे कहीं नौकरियों में कहीं तो वो कह रहे हैं कि इतने ताकतवर होंगे, 21 साल का सैनिक ट्रेंड वो हवा को भी रोकने की ताकत रखेगा, अगर उसका दिमाग कहीं फिर गया तो एक थप्पड़ मार के वो किसी पुलिस वाले के राइफल छीन लेगा और फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। एक फौज के एक रिटायर अफसर अभी थोड़ी देर पहले ये बात कह रहे थे। क्या इस आशंका की तरफ हमें सोचना नहीं चाहिए ब्रिगेडियर पाठक? नहीं, बिल्कुल। सबसे पहले इस योजना के प्रति हमारा अलग विचार है। जिस सिस्टम में, जिस तरीके से इसको अभी जो है लॉन्च किया जा रहा है, वो ऐसे भी सेना के लिए बहुत हार्मफुल है। मेरा अपना एक पर्सनल विचार है। अगर जो आप 4 साल के बाद जो 1000 आदमी, जो जितने भी जो है लाखों नहीं 50,000 आदमी निकलेंगे, हो सकता है 90% तो देशभक्त उनको हमने मोल्ड कर दिया, मोटिवेट कर दिया, पूरा देश राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन हो सकता है उसमें 10% ऐसे भी होंगे जिनका एक्सप्लॉयटेशन, जो नॉन नेशनल लोग हैं, बैड एलिमेंट्स है, उनके इन्फ्लुएंस में आ जाए तो देश के लिए कितना बड़ा खतरा है। वो बहुत बड़ा खतरा है, इसको शायद पहचाना नहीं जा रहा है। इसलिए इसको और जो है मंथन करने की जरूरत है, इसके पहले इसको पूरा तरह लागू हो जाए। ब्रिगेडियर कसबोला, आप मानते हैं, ब्रिगेडियर पाठक कह रहे हैं कि भाई ये खतरा हो सकता है, अगर 2% भी लोग गलत हाथों में लग गए तो खतरा हो सकता है। अगर ऐसे सेना का डेडिकेशन रहता है, सेना में रहते हुए तमाम जासूस पकड़े जाते हैं, जब इतनी सेना सख्त होती है, इतना विजिलेंसी होती है, तब भी कहीं ना कहीं हम देखते रहते हैं, खबरें आया करती हैं कि पता चला कि फला का पाकिस्तान का नागरिक था, सेना में सिपाही में भर्ती हुआ और 20 साल तक सर्विस करता रहा, 15 साल तक सर्विस करता रहा, 14 साल तक रहा, बाद में वो पकड़ा गया। जब इतनी सख्ती के बाद ये सारी चीजें हो जाती हैं तो जो व्यक्ति, उसको लगाव कहां से पैदा होगा? देश प्रेम खाली पेट नहीं होगा। अगर उसको कोई सेना में जाने के बाद अगर सुविधाएं नहीं होंगी, उसका भविष्य सुरक्षित नहीं होगा। कोई मुख्यमंत्री ये कह दे कि भाई आ जाओ, आपको हम प्रेफरेंस देंगे। सवाल यही हो रहा है कि आप लिखकर क्यों नहीं देते? पाठक जी ने भी कहा, आपने भी कहा कि भाई इस योजना में आप कुछ लिखित आश्वासन दे दीजिए ना कि आप वहां से निकलेंगे, आपको यहाँ नौकरी मिल जाएगी। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? ये जो शंकाएं हैं, ये इनमें कुछ सार है, बट मेरा ये मानना है, देखिए हमारी रक्षा सेनाओं की पहचान किस चीज से होती है? हमारा अनुशासन, कर्तव्यपरायणता, देश प्रेम। और ये कहां से पैदा होता है? देखिए हमारी जब ट्रेनिंग होती है, जो ट्रेनिंग दी जाती है एक सैनिक को, और चाहे सैन्य अधिकारी भी हो, तो उनको जो ट्रेनिंग दी जाती है वो इस प्रकार से उसके पर्सनालिटी को इवॉल्व करता है, डेवलप करता है। और ये मैंने देखा है, हमने पाया है कि एक सामान्य युवक जो है, जब वो सेना में जाता है तो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन जाता है। आप मानते होंगे कि पूरा देश जो है हमारे सैनिकों पर सबसे ज्यादा विश्वास करता है। क्यों करता है? इसी बात पर, एक हमारी जो सेना की जो रीढ़ की हड्डी है वो है अनुशासन।
हमारी जो भावना है वो है देश प्रेम, हमारा जो संकल्प होता है अपने कार्य के प्रति समर्पण। मैं ये मानता हूं कि जब लोग कोई 4 साल, हम एक ये बात भी कहते हैं कि वंस ए सोल्जर ऑलवेज ए सोल्जर, एक बार आप जब सैनिक बन जाते हैं तो आप सिर्फ उसी दौरान के लिए नहीं होते हैं, आप जिंदगी भर के लिए एक सैनिक बनते हैं, और ये हमारे समाज में हमारे चारों तरफ दिखता है। तो नकारात्मक सोच हो सकती है, संभावनाएं को रूल आउट नहीं किया जा सकता है, बट मेरा मानना यह भी है कि एक बहुत बड़ी संख्या में जो हमारे युवा हैं जो सकारात्मक सोच के हैं, वो चाहे फौज में अब्सॉर्ब ना भी हो पाए, वो जिस क्षेत्र में भी जाएंगे अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान करेंगे इस देश की प्रगति में। देखिए उनको मैं आपको कहना चाहता हूं, देखिए उनके लिए जो स्कीम बनाई गई है, उनको 30,000 रुपए महीने का वेतन मिलना है, जिसमें से 21,000 उनको हाथ में मिलेंगे और 9,000 रुपए पहले साल में उनकी निधि में जाएंगे। आप बताइए कि एक 17.5 साल का बच्चा जो सेना में भर्ती होता है, 4 साल में भर्ती सेना से बाहर निकलता है, 12,000 के करीब 12 लाख के करीब उसके पास एक रकम होती है, और करीबन इतना ही पैसा उसने कमा भी लिया है, उसके पास है, जिसमें से उसने काफी अच्छी खासी बचत की होगी। आप ये बताइए कि आज देश की स्थिति में कौन सा जो 21, 22, 23 साल का लड़का है उसके पास ये साधन होंगे, साथ में वो फिजिकली फिट, मेंटली रोबस्ट एंड हाईली स्किल्ड होगा। उसकी एक सोच जो होगी, मेरा ये मानना है कि सकारात्मक होगी, और वो देश के लिए एक एसेट बन सकता है। अगर उसको रोजगार भी नहीं मिलता, वो अपनी स्किल का इस्तेमाल, जो उसके पास एक रकम आई है और जो बैंक भी उसको फिर मदद करने में, वो अपना एक बहुत 40 सेकंड में ब्रिगेडियर साहब, 40 सेकंड में आपसे इसका जवाब चाहूंगा। ऐसी कौन सी स्किल वो देने जा रहे हैं, जरा हम भी समझ लें, अपने दर्शकों को बार बार हम समझाएंगे। ऐसी क्या स्किल, ऐसा कौन से स्किल्ड लोग निकल आएंगे? क्या बीटेक की डिग्री दे देंगे, क्या एमटेक बना देंगे? जरा मैं समझ नहीं पा रहा हूं। इंडियन आर्मी सिर्फ इन्फेंट्री नहीं है, और इन्फेंट्री में भी जो है विद इन दैट कोई ड्राइवर होता है, कोई फिटर होता है, हर एक ईएमई है, इंजीनियर्स हैं, मेडिकल है, हमारे विभिन्न हमारे जवान जो हैं, हमारे जो सैनिक जो हैं, हवाई जहाज को भी ठीक करते हैं, एक टैंक को भी ठीक करते हैं, गाड़ियों को भी ठीक करते हैं, नर्सिंग असिस्टेंट की ड्यूटी भी करते हैं। तो ये बहुत सारी एक रेंज है। हम जीवन के जितने आप यूं मान लीजिए कि कौशल विकास केंद्र की तरह हम एक तरीके से उनको ट्रेनिंग देंगे, जो कौशल विकास योजना है केंद्र सरकार की, उसी तरीके से एक अच्छे कौशल से परिपूर्ण स्किल्ड लोग निकल कर आएंगे जो समाज को योगदान देंगे। आलोक जी, ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि बहुत स्किल्ड लोग हम निकाल कर देंगे, जो 4 साल में ऐसा नहीं कि उनको अगर रोजगार भी नहीं मिला तो वो कम से कम एक शानदार जिंदगी वो जी सकेंगे। आखिरी सवाल है और फाइनल कमेंट है, आलोक जी। देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार के दावे के कितनी आप स्किल दे देंगे, कितनी कर पाएंगे। अभी तक हमारा जो अनुभव रहा है कि जिस तरीके के लोग जो रिटायर होकर भी सैनिक लोग आए हैं लंबी सेवा कर अवधि के बाद, तो वो भी ज्यादातर वो टोल प्लाजा में है, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, मॉल में है, कहीं किसी कॉर्पोरेट के वो सिक्योरिटी इंचार्ज हो गए हैं, ज्यादातर वो इसी रोल में। इंचार्ज वही हुए हैं जो अधिकारी। मैं फिर एक करेक्शन करूंगा, जवान कोई इंचार्ज नहीं हुआ किसी भी कॉर्पोरेट में, सिक्योरिटी में। दूसरी बात, एक सबसे बड़ा जो सवाल ये है, जो मैंने शुरुआत में भी कहा था कि जब आदमी रिटायरमेंट के बारे में सोचने लगता है कि कितनी चीज, चौथे साल इनमें कितना जज्बा रहेगा। मैं ये चीज नहीं समझ पाया कि अपनी शहादत देने का, जब उसको मालूम है कि अगले साल तो मेरी यहाँ से छुट्टी होने वाली है, विदाई होने वाली है, तो कितना जज्बा रह जाएगा। सारा देश प्रेम, सारा अनुशासन सिर्फ उसी के लिए है, बाकी और लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। सिर्फ इतनी टिप्पणी। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर पाठक जी, बहुत शुक्रिया कर्नल गोस्वामी जी, ब्रिगेडियर पसबोला जी और आलोक भदौरिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों का बहुत नमस्कार। आपने हमारे दर्शकों को, हमारे जो युवाओं को मार्गदर्शन दिया है, जो हमारे पूर्व सैन्य अधिकारियों ने, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि भाई आप लोग, आपकी ट्रेन है, आपका देश है, आपकी सेना है, आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को करना है, देश सेवा भी करनी है और अपना भविष्य भी बनाना है। तो कृपा करके बहकावे में ना आए, किसी साजिश का शिकार ना हो, इस तरीके की चीज़ों को समझने की कोशिश करें, ना समझी वाली हरकतें मत करें।
मैं कतई इसमें युवाओं को डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूं। अपने विशेषज्ञों के जरिए हमने ये बताने की कोशिश की कि ये योजना बुरी नहीं है। योजना कोई भी सरकार आपके लिए एक आपके हित के लिए ही योजनाएं लाती है। अब वो आपको कितना समझ में आई या आप उसके लिए मानसिक रूप से तैयार थे कि नहीं थे, ये बात अलग है। लेकिन देश हित में यही है कि आप ट्रेनें न जलाएं, हिंसा ना करें और बातचीत से चीज़ों को हल करने की कोशिश करें। अब वक्त हो चला है मंथन में चलते चलते का, और चलते चलते में हम कुछ तस्वीरों के साथ आपको छोड़ेंगे कि चेहरे पर नकाब डालकर जो ट्रेन फूंकने वाले लोग हैं उनसे जो उन लोगों को सीखना चाहिए देश सेवा और राष्ट्र प्रेम। देखिए कैसे गया में जाम जोखिम में डालकर ये व्यक्ति दो बोगियों के बीच जो रेलवे के कर्मचारी हैं वो किस तरीके से रेलवे के कर्मचारियों ने अलग किया है, ये बड़ी अपने आप में ये एक देखने वाली घटना है। और फिर शहर के जो आम लोग हैं उनको धक्का देकर किस तरीके से दूर किया है। आग के लपटों के बीच लोग फंस गए थे, तमाम नुकसान न हो, तमाम चीज़ें न हो। ये दृश्य गौर से देखिए और इसको समझिए। हम शायद आपको उतना ना समझा पाए हों, क्योंकि जब आप देखेंगे तब समझेंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और नमस्कार, मुझे इजाजत दीजिए। कर देते आइए गाँव में से आइए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए।